नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम सुन रहे हैं उषा प्रेमवता द्वारा लिखी कहानी मछलियाँ। तो चलिए सुनते हैं फिर आगे की कहानी। विजय ने वसंत की उस संध्या को याद किया जब नटराजन ने घुमा फिराकर यह कहना चाहा था कि उसे विजय अच्छी लगती है। विजय ने नटराजन को एक मित्र के रूप में ही देखा था। तब वह घबरा उठी थी कि यदि नटराजन को स्पष्ट करने का अवसर दिया तो उत्तर में ना कैसे कहा जाएगा। उसके कितने एहसानों से लदी हुई है और नटराजन को पति रूप में स्वीकार करना तब असंभव सा लगा था। नटराजन बहुत भला था, सहायता करने को तत्पर, उदार, विशाल हृदय। पर विजय को तब भी आशा थी कि शायद मनीष उसके पास फिर लौट आए। 3 महीनों में अलग अकेले वॉशिंगटन में रहकर विजय ने बार बार इस बारे में सोचा था, अपने को अनेक प्रकार से समझाया था और अंत में इस निश्चय पर पहुंची थी कि मनीष की जगह नटराजन नहीं ले सकता। यह ठीक है, पर नटराजन के साथ भी नई जिंदगी गाड़ी जा सकती है। इसीलिए विजय बहुत कुछ इस मन स्थिति में थी कि यदि नटराजन ने फिर यह प्रसंग छेड़ा तो वह कह दे कि उसे सब कुछ स्वीकार है। पर यहाँ आकर जाना कि मुकी ने एक बार फिर उसे पराजित कर दिया है, निमंत्रण तक बढ़ गए हैं और विजय अपने को इन झूठे सपनों में बहलाती रही कि नटराजन को वह बहुत बहुत अच्छी लगती है, कि नटराजन उससे फिर कुछ अवश्य पूछेगा। अब मुकी की गर्दन पकड़कर उसे भींचने की इच्छा होती है। मन होता है कि उसकी कॉफी में जहर मिलाकर पिला दे या उसके अपार्टमेंट पे आग लगा दे, सिल्क की तहों में लेटी मुकी लपटों में घिर जाए और उसके चीखे धुएं और चटकती लकड़ियों में खो जाए। विजय ने माथे पर हाथ रख लिया, जैसे इन विचारों पर प्रतिबंध लगा देगी। पर मुकी के लिए जो बैर भाव है, जो रोम रोम में भिद गया है, उसे कम से कम अपने से नहीं छिपाया जा सकता। विजय चाहती है कि कुछ ऐसा कर सके जिससे मुकी तड़प कर रह जाए, जिससे बहुत बहुत दिनों तक उसके मुख पर हंसी न आए और वह ऊंचा दर्प भरा सिर नीचे झुक जाए। नटराजन के कहने से वह मुकी के पास रहने को तैयार तो हो गई थी, पर उस पहले ही भेंट में वह जान गई थी कि मुकी ने एक दृष्टि डालकर उसे हे समझकर त्याग दिया है। विजय को मुकी में ऐसा विशिष्ट तो कुछ न दिखाई दिया। साधारण रंग रूप, कटे हुए बाल कानों को पूरा ढके हुए थे और अकेले घर में भी बहुमूल्य साड़ी पहनी थी। और तब विजय अपने को बहुत सैबी, बहुत हल्का सा अनुभव करने लगी। बाद में जाना कि मुकी के पिता अत्यंत धनिक थे और उसकी सारी शिक्षा विदेश में हुई थी। 3 साल अमेरिका में रहकर भी उच्चारण इंग्लिश था। यह फेज 3 कॉफी हाउस में गई रात तक बैठी रहती थी, ऊंची साहित्यिक बातें करती थी और अंग्रेजी में कविताएं लिखती थी, जो कि कभी कभी भारत में छप जाती थी। विजय अपने स्वभाव के छेपूपन पर कभी कभी लज्जित हो आती और अपनी भारतीयता पर मुकी और उसके मित्रों के व्यंग से कभी कभी छिपकर रो लेती। वह स्मार्ट या आधुनिक नहीं है, यह जानती थी, होती भी कैसे। बीए में पहली बार लड़कों के साथ क्लास में बैठना हुआ, तब भी सब लड़कियां झुंड बनाकर क्लास में जाती, साथ साथ बैठती और इकट्ठे ही लौट आती। मनीष से परिचय तो मौसी के घर हुआ और उन्होंने भी जैसे आंखें बंद कर ली और दोनों के मिलने जुलने पर रोक न की। शायद सोचती होंगी कि मृत बहन की लड़की इसी तरह ठिकाने लगे। वैसे घर में किसी को कोई चिंता न थी, सगाई की रस्म ऐसे ही हुई थी, न इधर से कोई आया न उधर से। मनीष के यहाँ चले आने के बाद भी पत्र व्यवहार होता रहा और 1 साल बाद अपने लौटाने के बजाय उसने विजय को बुला भेजा। तो विजय ने अपनी माँ के गहने मौसी के द्वारा ही बिकवा कर आने का प्रबंध किया था। पिता नाराज हुए थे, वे माता बुनबुनाई थी, पर गहने नाना के दिए हुए थे, इसलिए किसी का वश न चला। पर यहाँ पहुँचने पर पाया कि मनीष तो मैक्सिको गया है। यह बात विजय को बहुत खटकी थी, पर करती भी क्या। उन लंबे कार्यहीन दिनों को नटराजन ने ही भर दिया था। अपनी लैब से छुट्टी पाकर रोज ही उसे सैर कराने के लिए ले जाता। कभी कभी वॉशिंगटन में पूरा दिन बीत जाता। तब मुकी ने अजीब बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दी। एक दिन बोली, मनीष लौटने पर आएंगे कि उनकी भावी पत्नी को उनके मित्र ने हड़प लिया है। क्या? विजय ने अचकचा कर पूछा। कैसी भोली हो, उसकी आंखें नहीं देखती, तुम्हारे चेहरे से हटती नहीं है। नटराजन की तो लैब थी और वो थे, किसी लड़की से मतलब ही ना था। अब रोज वॉशिंगटन की सैर होती है, कभी लिंकन मेमोरियल घुमाया जा रहा है, कभी जेफरसन।
मुकी उस समय कैनवस पर रंग लगा रही थी। ब्रश को थोड़ा सा हवा में उठाकर बोली, और विजी, यदि तुम्हारी जगह मैं होती तो दोनों में नटराजन को ही चुनती। 6 साल से यहाँ है, पीएचडी है, इंडिया जाकर जोरदार नौकरी मिलेगी। यहाँ भी 8,000 तो मिल ही रहे होंगे। मनीष के पास तो एक टुटपुंजिया फेलोशिप ही है। विजय से कुछ देर कुछ भी न कहते बना। फिर उसने कहा, कैसी बातें करते हो मुकी? नटराजन मेरे लिए बड़े भाई के समान है। मैं उन्हें इसी दृष्टि से देखती हूँ। मुकी हंसने लगी। ब्रश रखकर उसने आगे झूलाए बालों को पीछा करते हुए कहा, तुमने भी क्या वही संकुचित गली मोहल्ले वाली बात कही? नटराजन तुम्हारे भाई कैसे हो गए? मैं मैसूर के हैं, तुम पटना से आई हूँ। तुम में और नटराजन में केवल एक रिश्ता है। तुम एक सुंदर स्वस्थ युवती हो और वे एक ऐसे युवक है जिन्हें तुम बहुत अच्छी लगती हो। ऐसी सिचुएशन में मालूम है क्या होगा? बस मुकी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे मेरी मान्यताओं को तुम अलग छोड़ दो, विजय ने बुरा मानते हुए कहा। और अब यह विवाह होने जा रहा है। उसमें निश्चय ही नटराजन से अधिक उसके वेतन व भविष्य की संभावनाओं का ख्याल किया होगा मुकी ने। विजय को यह दृढ़ विश्वास है, पर दुख तो इस बात का है कि नटराजन कैसे मूढ़ हो गया। क्या वह मुकी की असलियत नहीं जानता? विजय ने उठकर चाय का पानी स्टोव पर रख दिया और हथेली पर 2 एस्पिरिन की टिकिया रख उन्हें कुछ देर देखती रही। पटना में सब कुछ वैसा ही होगा। विमाता का बुदबुदाना, पिता की लंबी चुप्पियां या खींच, झुंझलाहट भरा स्वर, छोटी बहन का रेडियो के साथ फिल्मी गीत गाना, या कभी किसी को उसकी विजय लक्ष्मी की कभी भी याद ना आती होगी। इन 1.5 सालों में कितनी दूर आ गई है वह। मुड़कर देखने से मन में ऐसा आश्चर्य सा भर जाता है कि क्या कभी जिंदगी इससे भिन्न भी थी। अब तो लाइब्रेरी का बेसमेंट और किताबों के ऊंचे ऊंचे ढेर। कभी कभी काम करते हुए कुछ याद आ जाता है, मनीष की बाहों की कसी जकड़, उसका मुस्कुराना, और कभी कभी वह क्रूर शब्द। तब विजय यहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहती है। वह जानती है कि वापस लौटना असंभव सा ही है। कहाँ से आएंगे किराए के पैसे, और किस मुंह से पिता की दहली पर जाकर खड़ी होगी? कहीं और नौकरी कर सकती है, पर जैसे विजय के अंदर की समस्त शक्ति रिस गई है। वो छोटी सी रसोई में खड़ी विजय सोचती है कि औरों की तरह सहज सरल जीवन क्यों नहीं हुआ उसका। कब अजाने ही कुछ ऐसा घट गया जिससे वह औरों से अलग छिड़क गई। यदि मनीष पर विश्वास नहीं किया होता तो शायद इस दशा तक न पहुंचती। यदि मुक्की जैसी कुटिलता आती तो भी आज अकेले क्यों अपने द्वंद्व से न लड़ना पड़ता। चाय का पानी उबलने लगा। एंजाइम लैब से लाइब्रेरी तक पहुंचने में 7-8 मिनट लगते हैं, पर 4:45 बजे लैब से निकलकर वहां पहुंचने तक नटराजन ने 15 मिनट लगा दिए, और तब पाया कि विजय अभी अभी लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रही है। नटराजन को देखकर वह थोड़ा सा मुस्कुराई और आकर लाल बत्ती के पास खड़ी हो गई। 8 घंटे कड़ी श्रम के बाद मुख क्लांत हो ही जाता है, पर उसके व्यवहार में कल जैसी रुखाई न थी। अधिक बातें न हुई और सड़क पार कर दोनों अपनी गली में आ गए। विजय का घर पहले आया और पिछले दिनों की तरह फिर कॉफी के लिए पूछा गया। स्वीकृति देकर नटराजन अंदर आया तो एकाएक मस्तिष्क में कौंध गया कि यदि विजय ने कॉफी के लिए उसे ना पूछा, उसे उसके रास्ते चले जाने दिया होता तो बहुत बुरा लगता। नटराजन विजय के पीछे पीछे रसोई तक चला गया और बोला, एक प्रार्थना है। क्या? विजय ने प्रश्न भरे नेत्र उसके मुख पर ठिठक गए। आज खाने को कुछ ना बनाना। उसके कहने के ढंग पर विजय थोड़ा सा हंसती। नटराजन को वह हंसी उछली धूप से सुखद लगी। बहुत बुरा बना था ना, फिर भी तुमने खा लिया। विजय की रसोई इतनी छोटी है कि 2 लोग खड़े नहीं हो सकते। सिंक में एक प्लेट पर पानी गिर रहा था। विजय ने कॉफी नाप कर पार्कोलेटर में डालते हुए कहा, तुम चलकर बैठो, मैं अभी आई। नटराजन वापस लौट आया। कुछ देर जब विजय लौट कर आई तो टूटी हुई मैत्री पुनः स्थापित हो गई है। ऐसा ही कुछ भाव उसके मुख पर था। नटराजन ने मेज पर पैर टिका लिए थे, उन्हें समेट लिया और कहा, तुम्हारे किसी काम में बाधा तो नहीं दे रहा हूं विजय? नहीं, विजय ने अपनी साड़ी की सलवटें चिकनी सी करते हुए कहा। व्यस्त तो तुम होंगे आजकल? नहीं, कुछ विशेष तो नहीं। अगले सप्ताह छुट्टी पर जाने से पहले थोड़ा लैब में काम निपटाना है बस।
अपार्टमेंट तो ठीक हो गया है, फर्नीचर आने पर जमाना बाकी है। विजी कल से अधिक रिलैक्स लग रही है। उसने हरे रंग की बिना किनारे की सूती साड़ी पहन रखी है। वह इधर काफी दुबली हो गई है। चेहरे पर पीलापन सा है, पलकें घनी है और नीचे तरल आंखें चमकती हैं। वह उसे एकटक देखता रहा। एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगे? विजी ने पूछा। रसोई में कॉफी पार्कुलेटर खुदबुद करने लगा तो कॉफी की सुगंध पूरे कमरे में छा गई। कहो। बहुत आनंदित उत्सुक दूल्हे से तो नहीं दिखाई देते, कुछ अनमने, कुछ उदास से नजर आते हो। नटराजन चौंक गया। संभलने के लिए कुछ क्षण लेता हुआ बोला, जैसे कि तुम दिखती थी उन दिनों, उल्लासित, निरंतर मुस्कुराती हुई। विजय रसोई में जाकर पार्कुलेटर ले आई और मेज पर रखती हुई बोली, अब सोचती हूँ कि वे भी क्या दिन थे। कितने सपने, कितनी उमंगे, कितनी नादान, कितनी विश्वास भरी। इन 1.5 वर्षों में कितनी पक गई हूँ, जैसे 10 वर्ष से जी लिए हूँ। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है? अकेले रहना तो नटराजन किससे अच्छा लगता है। कभी खिन्न हो जाती हूँ, दीवार से ऐसे टकराना चाहती हूँ, फिर अपने को संभाल भी लेती हूँ, इसी में किसी उपलब्धि की चेष्टा करती हूँ। नटराजन को लगा विजय सचमुच बड़ी हो आई है। पहले तो रह रहकर हंसती थी और निरर्थक बातें करती थी। अच्छा नटराजन, तुमने बताया नहीं, तुम इस विवाह से प्रसन्न हो? पूछ तो लिया, पर उसी क्षण विजय को लगा कि इतना उद्धत व्यक्तिगत प्रश्न उसे न पूछना चाहिए। जिसे रह रहकर भूल जाती थी कि नटराजन के जीवन में एक नया आयाम आ गया है। वह मुकी का पति बनने जा रहा है। विजय अब उसके लिए कुछ नहीं है। कभी कुछ थी, अब मात्र परिचिता है। अब मुकी उसके जीवन के समग्र अनुभवों की संगिनी बनेगी। हाँ विजय, मुकी सचमुच बड़ी भली, बहुत अच्छी है, विजय ने कहा। नटराजन ठटाकर हंस पड़ा। छल कपट तुमसे नहीं निपटा विजय। मुकी की प्रशंसा करने का प्रयत्न ना करो। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी परछाई तक से घृणा करती हो। आश्चर्य तो यह है कि तुमने मुझे अभी तक घर से बाहर क्यों नहीं किया। विजय का चेहरा अप्रतिभ हो आया। क्या लोग बदलते नहीं? धारणाएं नहीं बदल सकती। ओ विजय, यू आर सो स्वीट। अच्छा, अब कॉफी दोगी या नहीं? विजय के पास से उठकर नटराजन अपने घर आया। अलमारी में थोड़े से आवश्यक कपड़े छोड़ उसने बाकी सारी चीजें सूटकेस में रखी और फिर मुकी को उसके घर फोन किया। खाली घर में घंटी देर तक बजती रही। नटराजन ने जान लिया कि वह नए घर में होगी। आज वह लिफ्ट में ऊपर जाने की बजाय सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने पाया कि वह सीटी बजा रहा था। दरवाजा खटखटाने पर मुकी ने खोला। वह भी गहरे हरे रंग की सूती साड़ी पहनी थी, पर उसकी साड़ी में चौड़ा लाल बॉर्डर था जिसमें जरी के तारों का घना काम था। मैंने लैब में फोन किया था पर तुम नहीं थे, मुकी ने कहा। नटराजन एक पल रुका, फिर बोला, विजय लक्ष्मी मिल गई थी, उसके साथ कॉफी पीने चला गया था। मुकी दरवाजे के पास से हटाई, बोली, सेल्फी आ गई हैं, मैं किताबें लगा रही थी। नटराजन ने कोट उतारकर कुर्सी पर डाल दिया। मुकी की दृष्टि उस पर जाकर उसने कोट उठाकर टांग दिया और कुछ हंसता सा बोला, अच्छा जी, अभी से डिसिप्लिन करने लगी। नटराजन का मन हल्का सा है। वह जानबूझकर नहीं सोचेगा कि इसका कारण क्या है, पर फिर भी जान रहा है कि आज विजय हंसी थी, खुली खुली थी। विजय की हंसी मन को भाती है। चाहता है कि विजय पहले की तरह हंसा करे, विजय प्रसन्न रहे। किताबों को बक्सों से निकालकर मुकी ने फर्श पर फैला दिया था। वह उठा उठाकर नटराजन को देने लगी और नटराजन उन्हें लगाने लगा। 7 खानों की सेल्फ है, दीवार को पूरा ही ढक लिया है। जब सारी किताबें करीने से रख जाएंगी तो कमरा भरा भरा लगेगा। मुकी एक कपड़े से किताबों की धूल पोंछती जा रही है। तुम्हारी साड़ी धूल से अट जाएगी मुकी, लाओ मैं साफ करूंगा। पुरानी ही तो है। 3 खाने भर चुकने के बाद दोनों बक्सों पर बैठकर सुस्ताने लगे। कमरे में गर्मी सी हो रही है। थोड़ा सा बाहर टहलने चलोगे? चलो। कमरे में बत्ती जलती छोड़ दोनों बाहर निकल आए। नीचे पहुंचकर लगा कि शाम सचमुच ठंडी और मोहक है। सड़क की बत्तियां बहुत चमकीली और पेड़ चुप खामोश। नटराजन ने पूछा, कार पर थोड़ी दूर चलोगी मुकी? अच्छा चलो। नटराजन ने दरवाजा खोला और मुकी रुक गई। नटराजन बाइक सीट पर आ बैठा और कार स्टार्ट की। बिना जाने उसने कार कब्रगाह की ओर मोड़ दी।
कार में मुकी की सैंड की सुगंध है। तीव्र मौन को तोड़ते हुए नटराजन ने पूछा, मुकी, क्या तुम्हें यह सब सच लग रहा है? मुकी गर्दन मोड़ बाहर देखने लगी, जैसे इस बात का उत्तर नहीं देना चाहती। नटराजन को हरी साड़ी में लिपटी मुकी सच नहीं लगती। उसने आज तक मुकी का स्पर्श नहीं किया है। इस समय हाथ बढ़ाकर खुली बाह छूना चाहता है, जैसे यह जानने को कि क्या उसकी त्वचा उतनी ही उष्ण और चिकनी है जैसे कि मनीष कहा करता था। कुछ समय पहले तक मन में भरी हुई अनजान सी खुशी तड़क कर टूट गई। नटराजन के मन में अचरज भर आया कि वह बगल में इस नितांत अपरिचित को बैठाकर कहाँ और किस लिए ले जा रहा है। क्या उसके मन में मुकी के लिए सचमुच कहीं ममत्व या स्नेह छिपा है? यह वह 34 साल के जीवन का अकेलापन दूर करने के निमित्त से ही यह सब कर रहा है। पास बैठी नयनतारा मुखर्जी के बारे में वह क्या जानता है? नटराजन ने आकुल होकर पूछना चाहा, तुम क्या हो मुकी? तुम्हारा सत्य रूप क्या है? तुमने मुझसे विवाह करना क्यों स्वीकार किया? क्या 27वें वर्ष में तुम्हें पति की कमी महसूस हुई, या मेरे लिए तुम्हारे मन में आदर के अतिरिक्त और कुछ भी है? क्या तुम वैसे ही लोभी, स्वार्थी, सुद्रोह जैसे कि विजय ने तुम्हें चित्रित किया? क्या तुम उतनी ही सहज प्राय हो जैसे अवज्ञा से मनीष कहा करता था? बी केयरफुल, मुकी ने कहा। संकरी सड़क पर सामने से कार आती दिखाई दी और नटराजन ने अपनी कार जल्दी से बाईं ओर मोड़ी तो कार सड़क छोड़ कंकरीली भूमि पर उतर आई। सामने वाली कार तेजी से गुजर गई। नटराजन फिर सड़क पर आ गया और कुछ देर बाद याद आया कि मुकी ने बात का कोई उत्तर दिया ही नहीं। विजय न उस रात सो सकी न उसके अगली रात, और नटराजन विजय को अपने लैब में अचानक पाकर चौंक उठा। हाथ का बीकर मेज पर रखकर वह लैब से बाहर निकल आया और बोला, क्यों विजय, खैरियत तो है? कुछ समय होगा तुम्हारे पास नटराजन? हाँ जरूर। और विजय कुछ कहे इस प्रतीक्षा में खड़ा रहा। फिर बोला, ओह चलो विजय, कॉफी लाउंज में चले, वहां इस समय कोई नहीं होगा। विजय चुपचाप साथ चल दी। कॉफी लोगी? नहीं, कोका कोला। नटराजन ने मशीन में पैसे डालकर 2 बोतलें निकाली और फिर ढक्कन खोलकर एक विजय के आगे रख दी। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगी नटराजन। 2 दिन से लगातार सोच रही हूँ कि इस जिंदगी का क्या करूँ, समझ नहीं पाती। विजय रुककर नटराजन का मुंह ताकने लगी। फिर एकदम कह डाला, नटराजन मुझे $1000 चाहिए। मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाएगा। मैं वापस जाना चाहती हूँ। कुछ भी हो, वह अपना देश है, वे लोग मेरे अपने हैं। दे सकोगी नटराजन? विजय ने उसके चेहरे पर अपनी उत्सुकता, कातर आंखें जमा दी। तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकोगी? मैंने पता लगा लिया है, मुझे प्लेन पर जगह मिल जाएगी। न्यूयॉर्क से लंदन? नहीं, पहले मैं कनाडा जाना चाहती हूँ। ओह, नटराजन ने कहा, मालूम नहीं कब तुम्हें यह पैसे वापस कर सकूंगी, और मुझे और कोई उपाय नहीं दिखता। पर विजय, तुम पूरी तरह श्योर हो ना? विजय ने सिर हिलाकर जताया कि हाँ। विजय का हट नटराजन को मालूम है। नटराजन ने जेब से चेक बुक निकाली और $1500 का चेक निकाल कर दे दिया। नटराजन, विजय ने कुछ कहना चाहा। अगर कुछ और जरूरत हो तो बताना विजय। मॉन्ट्रियल कब जाओगी? कल शाम। पर तुम एयरपोर्ट मत आना, मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ। पर नटराजन उसे एयरपोर्ट ले गया। विजय चुप थी। शायद वह भी वह दिन याद कर रही थी जबकि मनीष के स्थान पर नटराजन उससे यहाँ लेने आया था। एक बात कहना चाहती हूँ नट्टू, विजय ने जहाज पर चढ़ने से कुछ क्षण पहले कहा। मेरे प्रति बहुत अनुदार मत हो जाना। थोड़ी सी करुणा, और उसका गला भर आया। उसे पहुंचाकर लौटते हुए नटराजन को लगता रहा जैसे उसके जीवन में कभी न भर सकने वाला अनेक अभाव हो गए हैं। साथ ही थोड़ा सा धीरज कि हर समय विजय की उपस्थिति दंश देने को ना रहेगी। फिर नटराजन को याद आया कि अब तो कुल 3 ही दिन बीच रह गए हैं। शनिवार को कुछ मित्रों ने उसे और मुकी को भोज पर बुलाया है। रविवार को लैब के मित्र मिलकर नटराजन के लिए स्टैग पार्टी दे रहे हैं, और सोमवार को 4:30 बजे सिविल सेरेमनी ही है। फिर उसी रात प्लेन लेकर मेन चले जाएंगे और वहां 10 दिन बिताएंगे। मुखी के लिए उसकी माँ ने लाल बनारसी साड़ी, शंख की चूड़ियां, कुमकुम भेजा है, वही पहनेगी। इस बीच फर्नीचर आ गया है, खरीदने से रखा भी गया है।
घर भरा पूरा लगता है। रसोई अत्यंत आधुनिक है, सफेद और हल्की पीली। मुकी ने 5 के 5 चमकदार स्टेनलेस स्टील के बर्तन सजा भी दिए हैं। रेफ्रिजरेटर में कुछ बियर की बोतलें रखती हैं। सब कुछ साफ सुथरा, चमकता हुआ नया। नटराजन को मन में थोड़ा विस्मय है। मुकी घर गृहस्थी में इतनी रुचि लेगी, इसकी उसे आशा न थी। एयरपोर्ट से नटराजन अनमने भाव से अपने फ्लैट में लौट आया। थोड़ी चीजें पैक करनी थी, पर उन्हें वैसा ही छोड़कर वह कमरे में बैठा रहा। विजी जाते जाते भी एक बार मनीष से मिलने का मुंह न छोड़ सकी। इस भेंट से उसे थोड़ी यातना ही और मिलेगी। पर नटराजन जानता है कि विजी के अंदर बाल का एक स्रोत है। टूटती है, बिखरती है, पर अपने को संभाल लेती है। नहीं तो कोई और लड़की इन परिस्थितियों में पागल हो गई होती। 7 बजे नटराजन ने उठकर स्नान किया, धुले कपड़े पहने और फिर मुखी को लेकर कहीं बाहर भोजन करने के विचार से उसकी ओर चल दिया। सोच रहा था कि संध्या के अंत तक मुखी को बता देगा कि विजी चली गई है सदा के लिए। अब उसका नाम निशान, उसकी छाया तक दोनों के बीच में नहीं रहेगी। एक सूटकेस लेकर विजयलक्ष्मी आई थी और केवल वही लेकर लौट गई है, पर साथ ही कितना वेदना का भार। मुकी के घर ताला बंद था। नटराजन पैदल ही नए घर की ओर चल पड़ा, जो रंग भरे पत्ते पेड़ों पर छाए थे, जैसे 2-3 दिनों में ही झड़ गए थे और इस समय पैरों के नीचे आकर दीन आर्त स्वर कर रहे थे। और वे सारे ऊंचे पेड़ अपनी काली बाहें उठाए अपनी नग्नता असहाय से खड़े थे। नीचे से लिफ्ट लेकर ऊपर तक पहुंचते हुए भी नटराजन यह निश्चय न कर सका कि वह मुकी को विजी के जाने का समाचार किस प्रकार देगा। कोई निकट का आत्मीय खो गया है ऐसे, या फिर ठंडे निर्विकार भाव से मुकी विजी चली गई है। अपनी चाबी से ताला खोल नटराजन ने दरवाजा अंदर ठेला। कमरे में आकर उसने पाया कि मुकी नए सोफे पर औंधी लेटी है। दाईं बाह शिथिल से नीचे लटक रही है। बाईं को मोड़कर उस पर चेहरा गड़ाया है और उसका पूरा शरीर रह रहकर हिल रहा है। मुकी, उसने बहुत चिंतित हुआ इस स्वर में पुकारा। मुकी ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर तेजी से बाईं उंगली से अंगूठी निकालकर उसकी ओर फेंकती हुई बोली, यह लो अपनी अंगूठी और चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बोलना तक नहीं चाहती। इस अप्रत्याशित घटना से नटराजन कुछ क्षण को स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसने झुककर मुकी के कंधे पकड़ लिए। क्यों क्यों मुकी, क्या हो गया? मुकी ने उत्तर नहीं दिया। उसके शरीर में तड़पती मछली की तरह एक लहर दौड़ गई। नटराजन ने उसके कंधे छोड़कर झुककर फर्श पर गिरी अंगूठी उठा ली और मुकी की बंधी मुट्ठी को खोलकर उसमें अंगूठी ठूसता हुआ बोला, ऐसी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पाओगी मुकी, मुझे बताओ ना, इतने दुख की क्या बात है? मुकी वेग से उठकर बैठ गई। सारे दिन रोने से उसकी आंखें फूलकर लाल हो गई थी और चेहरे पर गहरी अशांति थी। मुझसे पूछते हो, क्या स्वयं जानते नहीं? मुझे तो रह रहकर यही आस्था है कि तुम इतने झूठे चालबाज कैसे हो सके। पूरी गर्मी तुम वॉशिंगटन उससे मिलने जाते रहे, मुझसे एक बार भी नहीं बताया। मैं यहाँ फर्नीचर ऑर्डर कर रही थी, पर्दे बना रही थी, और तुम वहाँ सैर कर रहे थे। तुमसे यह किसने कहा? नटराजन ने धीरे कंठ से पूछा। जाने से पहले विजी मेरे पास आई थी, जिससे सदा से उसने नफरत की। उसे यह बताए बिना कैसे चली जाती? उसी ने बताया कि तुमने उसे $1500 दिए हैं डॉक्टर के पास जाने और इंडिया लौट जाने के लिए। पहले मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, मुझे ख्याल भी ना था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। पर आज फर्नीचर की दुकान से फ़ोन आया कि मैंने जो चेक उन्हें दिया वह बैंक से वापस लौट आया है। वहाँ पर्याप्त धन नहीं है। तब मुझे लगा कि मुखी का स्वर टूट गया और एक बार फिर भावनाओं की बाढ़ से उसकी आंखों में आंसू भर आए। विजय के सारे अत्याचार मैंने चुप होकर सहे। सोचती थी कि वह पागल है और नादान है। मुझसे विवाह का प्रस्ताव करके भी तुम मुझसे चुपचाप मिलते रहे, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। सोचती थी कि एक बार जब मेरे निकट आकर पहचान लोगे तो उसे भूल जाओगे। सोचा था कि तुम इतना सुख दूंगी। एक लंबी सिसकी। मुकी, मेरी बात भी तो सुनो ना। अब कुछ नहीं सुनूंगी। मैं भी बहुत माननीय हूँ नटराजन, बहुत दर्प मेरे अंदर भी है और मैंने बहुत धीरज रखा, पर अब मैं और नहीं सह सकूंगी। गो अवे। यह विवाह नहीं हो सकता।
मैं किस प्रकार तुम्हें आदर और श्रद्धा से देख सकूंगी। मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए था, मेरे पिता के पास बहुत धन है। मैं समझती थी कि तुम छल कपट से ऊपर अत्यंत विशाल हो और इसीलिए मन ही मन प्रारंभ से ही तुम्हें चाहती आई थी। बाहर रात झुकाई है, कमरे में सन्नाटा है, केवल नयनतारा का पतला टूट टूट जाता उठता गिरता स्वर है। इतने दिनों से जो कुछ अंतराल में प्रच्छन्न ने रखा वह सब एक बारगी फूटकर बाहर आना चाहता है। नटराजन उसके पास सब कुछ सुनता चुप बैठा है। मुके के शब्दों ने उसे हिला दिया है। वह समझ नहीं पा रहा है कि विजय ने चलते चलते ऐसा क्यों किया। उसी प्रतीक्षा है मुकी ने थककर चुप हो जाने की। तब वह धीर शब्दों में अपनी बात कहेगा। मन में आशा की नन्ही सी रेखा है कि शायद नयनतारा उसकी बात पर विश्वास कर ले। तो ये थी आज की कहानी मछलियाँ। धन्यवाद।